अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि अदलिया में मुदाखलत का केस है, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस केस की समाअत हुई है, इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मोदी के बाद मरियम है तो मुमकिन है का जो स्लोगन सामने आया है, और इसके साथ हम जिक्र करेंगे कि इद्दत में निकाह केस अदालत मुंतकली के हवाले से खाबर मानेका की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, और इनके साथ साथ जुबैर अली खान, अली मुस्तफ़ा, उमर दराज गोंदल और परवेज संदेला। आप सबका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं सबसे पहले साकिब बशीर साहब आपकी तरफ आऊँगा और मैं ये जानना चाहूँगा कि जजेस के ख़त पर फुल कोर्ट बेंच की तश्कील का जो मामला है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि आगे फुल कोर्ट बनने के चांसेस हैं? इसमें जो चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ है क्या वो दुरुस्त है, और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? एक तो फुल कोर्ट वाला मामला तो क्लोज हो गया है आज। अब यही बेंच जो है वो ये केस सुनेगा, 6 मेंबर बेंच ही केस ये सुनेगा और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। बल्कि अब नेक्स्ट स्टेज पे ये एक ऑप्शन है, अगर तो फुल कोर्ट बन जाता तो फिर तो फुल कोर्ट ही केस सुनकर फैसला कर देता। अब ऑप्शन होगा 6 जजेस के बाद कि बाकी जजेस जो है वो इस पे अपील जो है वो सुन सके, क्योंकि 184(3) में अपील प्रोवाइडेड है। अब तो अपील भी अगर कोई अग्रीव्ड पार्टी होगी तो उसकी अपील भी वो सुन सकेंगे। तो अब इसमें इसका मतलब ये है कि ये एक सेकंड लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज इसके बाद भी आ सकती है। एक तो ये हो गया। आज की जो समाअत थी उस समाअत में एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है कि जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 25 मार्च को जो बात कर रहे थे वो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक महदूद नहीं है, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी इसी किस्म की मुदाखलत और इसी किस्म की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। लाहौर की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी इसी किस्म की सूरत हाल का सामना है उसको, और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस तो मेरा ख्याल में कुछ बहुत आगे तक उनको ऐसी सूरत हाल का सामना है कि उनको इंटरनली नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान से उनको जो है वो धमकी अमेज़ कोई टेलीफोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं या धमकियां दी जा रही हैं। उनको पॉलिटिकल नेचर के जो केसेस हैं उनमें एक्सेस करने की कोशिश की गई है, वो रिकॉर्ड पे ले आए हैं। तो इसमें एक चीज़ तो तय हो गई कि अब ये मामला फिर जो बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान की हाई कोर्ट है, उन्होंने भी एक जो शेर है उसमें अपना पूरा मुद्दा जो है वो बयान कर दिया है कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो उन्होंने बहुत कुछ ना कहते हुए भी कह दिया है। तो इसका जो क्रक्स है आज की जो प्रोसीडिंग का वो ये है कि ये मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक महदूद नहीं रहा, बल्कि तमाम हाई कोर्ट्स यकजा हैं, यक जुबान हैं और तमाम जजेस बोल पड़े हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जो अदलिया में जजेस ने अपने अपने केस जो है वो सामने रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये तो जो 6 जजेस हैं इनको पूरा क्रेडिट जाता है, बल्कि इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए तमाम जुडिशरी को कि कम से कम इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, इन्होंने मौका फराहम किया। जो जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आज बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जानिब से एक बड़ी तवील किस्म की जो तजावीज़ की एक लिस्ट आई, तो उन्होंने कहा आज तक हिस्ट्री में कभी जो है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने अपने चीफ जस्टिस को ऐसी जो है वो तजावीज़ नहीं दी होंगी जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा हिस्टोरिकल हमारे पास मूवमेंट है, एक तारीखी मौका है कि हम इस मामले को वंस फॉर ऑल जो है वो सेटल करें। और मेरा यह ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को वंस फॉर ऑल सेटल करेगी। उसकी वजह यह है कि तमाम जो अदलिया है हर तरफ से, लाहौर से कराची तक जो है, पेशावर और बलूचिस्तान तक जो है वो ये आवाज़ आई है कि इस किस्म की मुदाखलत होती है, इस किस्म की मुदाखलत को रोकने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने यह कहा कि जो मुलाकातें हैं इस किस्म की, उन मुलाकातों पर पाबंदी होनी चाहिए और फ्यूचर में ऐसी कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लार्जर बेंचेस ये केसेस सुने। मतलब ये है कि होता कुछ यूं है कि किसी जज को सिंगल आउट कर लिया जाता है, सिंगल आउट करके उसको टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है। फिर जजेस ने आखिरी बात कि जजेस ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा जो जज रिपोर्ट करता है उसके खिलाफ रेफरेंस आ जाता है, उसके खिलाफ कंप्लेंट आ जाती है, उसके खिलाफ मुहिम शुरू हो जाती है। तो इस जो कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा वो कोड ऑफ कंडक्ट इस किस्म की फ्रिवलेस जो कंप्लेंट्स हैं, रेफरेंसेस हैं,
उनको भी जो है वो उनको मिसाली सजाएं जो है वो मिलनी चाहिए, उनको जुर्माने होने चाहिए उन लोगों को जो इस किस्म के फ्रिवलेस जो है वो कंप्लेंट जो है फाइल करें। और उसके बाद जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसमें इदारा जाती रिस्पॉन्स अगर होगा तो उसका जो है वो हमें नजर भी आएगा और वो होता हुआ इंसाफ होता हुआ कहते हैं कि नजर भी आना चाहिए। अच्छा, इसी पे जैसे अभी साकिब साहब ने ये बात की है, मैं जुबैर साहब आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं कि अभी मुदाखलत की बात हो रही है और फिर मुदाखलत के साथ साथ तमाम जो हम हाई कोर्ट्स की बात करें, इवन के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी जिक्र कर रहे हैं अभी कि उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा पेशावर हाई कोर्ट का मामला है। अफगानिस्तान से धमकियों की बात जो है वो रिकॉर्ड पर लेके आए हैं। आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? सूरत हाल खासी सेंसिटिव है। देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और इस मुल्क के अंदर गुज़िश्ता 2 सालों से हमने देखा कि बैरूनी मुदाखलत के हवाले से जिक्र तो होता रहा। आज जो है ये इंकिशाफ हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो पेशावर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने अपनी तजावीज़ दी हैं, उसमें ये इंकिशाफ हुआ है कि जो पाकिस्तान के अंदर अदलिया के सामने पॉलिटिकल नौइयत के केसेस हैं, उसमें अगर उनके ऊपर दबाव आता है तो दबाव अगर वो तस्लीम नहीं करते तो बैरूनी मुदाखलत होती है और बैरून मुल्क से जो है ना वो धमकियां दी जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा इंकिशाफ है और इसके ऊपर मैं तो ये कहता हूं कि अलग से तहकीकात होनी चाहिए कि ये क्या मामला है कि अगर पाकिस्तान के जो सियासी नौइयत के मामलात हैं उनके ऊपर जो अदलिया के ऊपर दबाव आता है और वो दबाव अगर तस्लीम नहीं करते तो सूरत में अफगानिस्तान से धमकियां क्यों आती हैं? ये एक अपने तय एक अलग केस विद इन द केस जो है ना वो एक बन चुका है और इसकी भी अगर अलग से तहकीकात की जाए तो मेरा ख्याल है कि ये जो जजेस को धमकियां दी जा रही हैं इसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें जो हैं वो खुलकर सामने आएंगी और बहुत सारी जो नए इंकिशाफात हैं वो कौम के सामने आएंगे, जो हकायक है वो कौम के सामने आएंगे। दूसरा, साकिब बशीर साहब ने एक बात की कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मुद्दे को वंस फॉर ऑल जो है वो कोई ना कोई फैसला करना होगा। अब ये तो तय हो गया कि ये फैसला करना होगा, लेकिन अगर हम इस केस की इब्तिदा देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मुअज़्ज़ज़ जज चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या वफाकी हुकूमत आप कह लें, वो सारा इस केस की नौयत ऐसा नहीं था कि वो नहीं चाह रहे थे कि इस केस की कोई रुख हो। इसीलिए उन्होंने एक रिटायर्ड जो जज साहब है, चीफ जस्टिस हैं, उनसे इस मामले की तहकीकात करवाने का जो है वो फैसला किया था। हम सब इस मामले को भूल रहे हैं कि वो जो डिसीजन था वो कितना बड़ा ब्लंडर था और कितना एक गलत फैसला था। अगर एक रिटायर्ड जज से ये तहकीकात करवाने का जिस तरह हुक्म दिया गया था या जुडिशल जो कमीशन एक बनाया गया था उसके ही तहत ये कमीशन अपनी कार्रवाई करता, क्योंकि अब तो पेशावर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने जो इंकिशाफात किए हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने इंकिशाफात किए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने जो कुछ लिखा है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से भी जो कुछ आवाजें आ रही हैं, तो ये तो पूरे मुल्क की जो हाई कोर्ट्स है वो अब खड़ी हो गई हैं और वो दिहाई दे रही हैं और वो हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इल्तिजा कर रही हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए। आज उनकी एक तर्जमानी की है साहब हैं, उन्होंने सवाल तो पूछा अटॉर्नी जनरल साहब से कि क्या अब इस इदारे के ऊपर लोगों को एतमाद है। मैं तो ये सवाल पूछता हूं कि क्या ये जो इदारा है ये अपने कुलीग्स को इंसाफ देगा, क्योंकि हमें ये नजर आ रहा है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुल्क की तमाम अदालतें, मुल्क की तमाम मातहत अदालतें, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से भी ये आवाजें आ रही हैं कि खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए। तो आम वाकई एक सीरियस बात है, यकीनन जुबैर साहब एक सीरियस बात है। मैं परवेज साहब आपके सामने रखूंगा, जब हमारे वजीर कानून के अटॉर्नी जनरल के इल्म में था तो क्या वजह है कि इस पर कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई, कोई इंक्वायरी नहीं की गई? इसमें क्या आप समझते हैं, कोई मुश्किलात थी? जरा सवाल रिपीट कीजिएगा, मैं आपका सवाल समझा नहीं। अटॉर्नी जनरल के नॉलेज मेरा जी मुदाखलत केस के हवाले से अटॉर्नी जनरल जो हैं उनके भी आज जो है दलाइल भी सामने आते रहे, रिमार्क भी सामने आते रहे। इसी तरह वजीर कानून जो हैं वो भी दोनों इस मामले से जो है वो किसी हद तक इल्म रखते हैं। तो क्या वजह है कि हुकूमत ने इस पर प्रोसीड नहीं किया पहले? हाँ जी, अच्छा जी, मैं बिल्कुल अभी समझ गया आपका बात। देखें, बात यह है कि मेरे भाई जो साकिब बशीर साहब है वो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं इन 6 जजों को। मेरे ख्याल में साथ साथ मरहूम अरशद मलिक के लिए भी दुआ कर लें। उन्होंने भी कहा था कि कौन कहता था हल्की हल्की ढोलकी बजानी, उस वक्त आप खामोश रहे, अगर बोलते तो शायद तभी बात बन जाती। उसके बाद
फिर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने भी रोला डाला था, खुदा के बंदो ये काम हो रहा है, लेकिन कोई नहीं बोला क्योंकि सबके सिलसिले चल रहे थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये तो मुदाखलत वाली बात है। साकिब साहब जरा हमें ये भी बता दें कि क्या जो सास होती है घर पे, वो जो प्रेशराइज करती है फैसले देने में, क्या वो भी कुछ सामने आएंगी चीजें? क्या जो किसी सियासी जलसे में जाकर नाच गाने के बाद घर पर आकर बच्चे अपने वालदैन को मजबूर करते हैं, फोर्स करते हैं सियासी तौर पर किसी एक खास पार्टी के हक में फैसले देने के बारे में, क्या वो चीजें भी यहां पर आएंगी कि कल किसी जज को किसी बच्चे की या सास या बीवी या बेटियां? देखिए ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन ये अभी अफगानिस्तान से धमकियों भी सामने आ गई, लोअर कोर्ट की भी आज सामने आ गई। अच्छी बात तो है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी तारीख है। ये एक दिन में सारा कुछ तो हुआ नहीं है। अगर ये हो जाए तो आप समझ रहे हैं कि अगर ये हुकूमत इसमें क्यों प्रेशराइज नहीं कर रही है, हुकूमत इस पे क्यों एक्शन नहीं ले रही थी? देखिए एक्शन तो इन जजों ने ही लेना था, इन जजों ने ही सामने आना था उस वक्त, लेकिन उस वक्त ये सामने नहीं आए। अपने अपने काम करते रहे, अपने अपने काम करवाते रहे। मुख्तली वक्त के जो वजीर आजम थे, जो अवाम के वोट थे, उनको प्रेशर में आकर घर भेजते रहे, मुल्क की इकोनॉमी तबाह करते रहे, लेकिन उस वक्त इनको होश नहीं आई। अभी किसी के पता नहीं कहते हैं को प्लाट का रोला है, किसी की नेशनलिटी का रोला है, प्रेशराइज कर करा के अगर कुछ हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन एंड ऑफ डे पे अगर ये हो जाए और इस केस को किसी साइड पे लगा दिया जाए और आइंदा कोई भी जज ना किसी एजेंसी से ब्लैकमेल हो, ना कोई एजेंसी ब्लैकमेल करे आके, ना कोई अदारा करे, ना कोई वक्त का हुक्मरान करे, ना किसी की सास करे, ना किसी का बच्चा करे, ना किसी की बच्ची करे, और ना कोई क्रश मारी आंटी जो है वो किसी जज को प्रेशराइज करे कि आप किसी खास बंदे के हक में फैसला दे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त ये फैसला कर लेना चाहिए। मैं इस पर उमर दराज आपके सामने आऊंगा। जी उमर दराज आप बताइएगा कि ये मुदाखलत के हवाले से, जैसे अभी चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने ये जिक्र किया है कि माजी में मुदाखलत होती रही है, अभी की मुदाखलत के हवाले से एक तकरीब में उन्होंने जिक्र किया कि मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन दीगर जज साहबान ये कह रहे हैं कि अभी भी ये मुदाखलत जारी है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये सूरत हाल कहां तक जाएगी, कैसे इंप्लीकेट कर रही है इस केस को? देखिए ये बड़ा एक सीरियस किस्म का मैटर है और हमें इसको सीरियस तरीके से ही हैंडल करना चाहिए। जिस तरह साकिब बशीर साहब बता रहे थे कि इसको सेटल करें वंस फॉर ऑल। आपने देखा कि आज हमें एक तासुर ये आया कि जब इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब जब बात कर रहे थे तो वो शायद इसके ऊपर जरा ज्यादा इंप्रेशन ये क्रिएट कर रहे थे या इंप्रेशन छोड़ना चाह रहे थे कि उनके होते हुए तो कोई मुदाखलत नहीं हुई। लेकिन हमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के जो रिमार्क्स हैं, फिर जस्टिस मंदोखेल ने जो बात की, और फिर जिस तरह बार बार जस्टिस बाबर सत्तार का हवाला आता रहा, और फिर ये बात उन्होंने बताई, मिसाल के तौर के ऊपर ये खत लिखा जाना, ये कब कब लिखा गया, या फिर चले बाकी ने तो खत लिखा अभी हाल ही में जो तजवीज आपने मांगी थी, जो आपको पेशावर से मौसूल हुई, जो आपको लाहौर से मौसूल हुई, जो आपको बलूचिस्तान से मौसूल हुई, या बाकी जो पांच आज कोर्ट के अंदर बताया गया कि 5 जो हाई कोर्ट है वहां से आई। इसका मतलब यह है कि देखिए हम डिनाई करना चाहते हैं, हम डिनाई कर रहे हैं। अतर मिनल्ला साहब क्या कह रहे थे कि हमें सच का पता है, हमें सच नहीं बोल पा रहे। मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी आ गई है, हमें बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए उन 6 जजेस को कि उन जजेस ने कम से कम जो तालाब के अंदर पहला पत्थर फेंका है, तो जो इर्ताश पैदा हुआ है उससे बाकी को भी हौसला हुआ है और बाकी भी बोलना शुरू हो गए। जहां तक संदेला साहब ये कह रहे थे कि जी देखिए जी वो शौकत सिद्दीकी साहब वाला यफला, हम किसको एतराज है? आप कहें कि मुदाखलत हो रही थी तो क्या तहरीक इंसाफ मुदाखलत कर रही थी? क्या इमरान खान मुदाखलत कर रहे थे? भाई जी बिल्कुल इमरान खान कर रहे थे, जी इमरान खान कर रहे थे। हाँ ये वही अच्छा, आप नॉमिनेट कर रहे हैं, ये बड़ा आसान क्या इमरान खान है, नहीं कर रहे थे? आसान उमर साहब है। आप बता दें, क्या इमरान खान के लिए मुदाखलत नहीं की जा रही थी? क्या देखिए, साकिब साहब देखिए, किसके लिए कर रहा था? अपने बेटे के लिए मुदाखलत कर रहा था? नहीं सुन ले ना, सुन ले, क्या इमरान खान के लिए नहीं हो रही थी सारा कुछ? उस वक्त तो इमरान खान इन चीजों को एंजॉय कर रहे थे। अच्छा किया आपने मुझे सादक और अमीन करार दिया, और जो इस वक्त वजीर आजम का वोट लेकर आया था वहां से, उसको आपने घर भेज दिया। किसके लिए हो रही थी जी बताइए जरा। चलिए कमेंट ले लें, उमर साहब से कमेंट ले लें। जी प्रवेश साहब को जी जी मैं जवाब दे देता हूँ आपको। देखिए जी प्लीज, हमें सच पूरा बोलना चाहिए। ना हुकूमतें मुदाखलत करती हैं ना कर सकती हैं, ना उनकी इतनी कैपेसिटी होती है अदालतों के सामने। एक तौहीन अदालत के नोटिस की मार होती है हुकूमत, और वजीर आजम चंद सेकंड्स में फारिग हो जाता है। गिलानी साहब की मिसाल आपके सामने है। असल मामला यह है, उस सवाल का जवाब दे देते ना अटॉर्नी जनरल साहब, जब वहां पे अतर मिनल्ला साहब ने पूछा कि अगर आप समझते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए अदालतें इस्तेमाल होती हैं तो 2017 में इस्तेमाल हुई। आप कह रहे हैं, संदेला साहब कह रहे हैं जी वो फलां एंजॉय कर रहा था, तो भाई आपकी हुकूमत ने क्या किया?
आपने कौन सा कमीशन बनाया? आपने कौन सी ऐसी चीज की जिसकी बुनियाद के ऊपर आप करें? लड़ाई के बाद जो याद आने वाला मुक्का होता है ना, वो अपने मुंह पे मारा जाता है। अब ये जो आप कहते हैं ना कि इमरान खान मुदाखलत कर रहे थे, ये आप हकीकत को झुटला रहे हैं। इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, उनके बस की बातें ये नहीं होती। ना अदालतों को उस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ना मेरा ख्याल है करते, ना वो करना चाहेंगे हुकूमतें। देखिए कुछ होने से, मिसाल के तौर पे अगर यूसुफ रजा गिलानी डिस्क्वालीफाई हुए थे तो हुजूर किसको फायदा हुआ था? आपको फायदा हुआ था ना। मेमो गेट के ऊपर गए थे तो आपको फायदा हुआ था ना, वो एक अलग बात है। उसका आपको वज़ीर आज़म हमारा बन गया था, उसके बाद क्या हमारा वज़ीर आज़म बन गया था? देखिए ना, मैं पॉलिटिकल बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। हर बार वजीर आजम बनना थे, मेमो गेट पे क्या करने गए थे? कोट पहन के क्या करने गए थे? आपने तो कहा था उसमें जो आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, मिसाके जमहूरियत का, एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुए थे, वो काला कोट पहन किस लिए गए थे ना, आपको फायदा था। अब मत छोड़ें। अगर आप कह रहे हैं मैनेज कर रहे हैं, इफ्तिखार चौधरी के मामलात के अंदर कौन कहता रहे 2013 का आरओ का इलेक्शन कौन कहता रहे? ये जाने दें, ये मेरे ख्याल सियासी जमातों की तरफ ना 2018 का भी जिक्र कर लेना, फिर पूरा करें ना, फिर आप इंसाफ 2018 में आरटीएस कौन बंद करवाता है वो भी बता दें। हमारा मसला सियासी जमातें नहीं है। हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया जो है वो आजाद नहीं है। मैं नहीं कह रहा, या मेरी ये अजम्पशन अच्छी नहीं बात, है, बिल्कुल ठीक है, एग्री करते हैं इससे। ये मेरी अजम्पशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट। चले एग्री हो गया जी, एग्री हो गया जी, परवेज साहब भी एग्री कर गए हैं। ठीक है, उमर भाई आपकी बात जी जी अदालतें आजाद होती तो नवाज चले पूरी कर ले, उमर भाई पूरी कर ले, उमर साहब की बात एक सवाल, एक छोटे से सवाल का जवाब मंदेला साहब से ले लीजिए। ओपिनियन नहीं है। ये अभी कह रहे थे कि वज़ीर आज़म जो है वो नून लीग से नहीं उस वक्त मुंतखब हुए। अदालत का भुट्टो साहब के केस में फैसला है कि अदालतों ने आजाद फैसले नहीं किए। उसके बाद मैं आपको और मिसाल देता हूँ, पीसीओ जजेस वाला मामला। और ये आज जो बात कर रहे थे अतर मिंदर साहब ने, वो जिस पार्टनरशिप की बात की और काजी साहब ने फौरन कहा कि मेरा उसमें काउंट ना करें, ये हकीकत है। देखिए, हकीकत को तस्लीम करेंगे, बीमारी को जब तस्लीम किया जाता है तो उसको डायग्नोज करके उसके इलाज की जानिब बढ़ते हैं। जब आप डिनाई करते हैं तो उसका मतलब होता है मसले को हल नहीं कर रहे। तो अक्रॉस दी बोर्ड हमें ये मानना चाहिए, और अक्रॉस दी बोर्ड हमें एक जुबानों की कहना चाहिए कि जनाब इस मामले को सेटल करें। और ये अच्छा होता कि आप फुल कोर्ट के ऊपर जाते, आप फुल कोर्ट मीटिंग के बाद अगर आप फुल कोर्ट बेंच बनाते तो मेरा ख्याल है मुनासिब होता, वो ज्यादा बेहतर था। ठीक है उमर, आपका पॉइंट आ गया, आपकी तरफ फिर आते हैं, इस पे मजीद भी बात ज़ाहिर हम करते हैं। लेकिन ये आपने बड़ी अहम बात की कि सियासी जमातों की बात की जाए तो फिर इस तमाम में सब नंगे हैं। मैं अली मुस्तफा साहब, आपका राब्ता मुनक़ता हो गया था, आप बात कंटिन्यू कीजिएगा, आप जो अपना वर्जन दे रहे थे। जी देखें, एक फॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और ये कहने की कोशिश की जा रही है तो जी 2018 में भी हुआ था, अब भी ये हो रहा है। जो काजी फाइज ईसा साहब के साथ ज्यादतियां की गई इमरान खान साहब ने, और उमर दराज साहब की बात में बहुत वजन है कि जमहूरी कुव्वतों में वो सलाहियतें नहीं हैं, वो ताकत नहीं है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके अपने आप को। छोड़ें सुप्रीम कोर्ट और अदलिया तो दूर की बात है। तो एक फॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट की जा रही है इस एनवायरनमेंट में कि जी सिस्टम अपने आप को करेक्ट कर रहा है, करेक्टिव की तरफ जा रहा है, कि जो 2018 और उसके बाद ज्यादतियां हुई थी अदलिया के कुछ मेंबरान के साथ, जिसमें से फाइज ईसा साहब भी मौजूद थे, वही अब फॉर एग्जाम्पल बाबर सत्तार, या जो ये 6 जजेस हैं जिन्होंने एक खत लिखा था नादानी में आके अपनी, और अब तो वैसे उन तक जब से चीफ जस्टिस बने काजी फाइज ईसा साहब कोई शिकायतें नहीं आई अकॉर्डिंग टू हिम। बट ये फॉल्स इक्विवेलेंस बिल्कुल बेबुनियादी है। जो चीजें हम अब देख रहे हैं, हाँ माजी में बिल्कुल भी अपना, आपने ये फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार का जिक्र किया, वो क्या कर रहे थे, वो डैम फंड बनवा रहे थे। अच्छा, उसका क्या हुआ हमें नहीं पता। तो ये मजाक जो है, ये वाकई में ये नई चीज नहीं है जो हो रही है हमारे साथ, लेकिन इस इंटेंसिटी, इस मिकदार के साथ जो ये खिलवाड़ किया जा रहा है, या जो हम देख रहे हैं, या जो हो रहा है, वाकई ही में ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये मैं कहना चाह रहा था। अब जी यकीनी तौर पर आपका ये पॉइंट भी सामने आ गया है, ऐसे मज़ीद कुछ बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मुदाखलत केस की हम बात कर रहे हैं। आज उसकी सुनवाई होती रही, उसे दिखाया भी गया। तो इस पे थोड़ा मैं साकिब साहब आपकी तरफ आऊँगा। एक तो वो सास बहू वाला मामला था, उस पर आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, उस पर भी कर दीजिएगा, जैसे कभी ज़ुबैर साहब ने भी कमेंट किया, परवेज साहब ने भी। और इसके साथ साथ अभी अब हम ये देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो माजी की जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। हमने देखा है कि इस ज़िमन में जो भुट्टो रेफरेंस था उस पर समात हुई, अपने नौयत के हवाले से देखा है। छोरा
नाफाक केस है, तो वो दुरुस्त करना कह रहे हैं, लेकिन क्या माजीबाजी खेला जाएगा या इसके मुस्तकबिल पर कुछ असरात मुरतब होंगे? एक तो जो बात संदेला साहब ने की थी, उससे पहले मैं कहूँगा कि हमें बात करते हुए मेरे ख्याल में अल्फाज का चुनाव किसी के हवाले से भी तनकीद भी कर सकते हैं और सख्त तनकीद भी हम भी करते हैं, करते भी रहेंगे, लेकिन अल्फाज का चुनाव बेहतर रखना चाहिए। जो बात संदेला साहब ने की है, मसला ये है कि मैं पिछले 8-10 साल से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और हमेशा से बगैर किसी पॉलिटिकल जो है वो उसके कि कौन सी पार्टी है, किसके साथ क्या हो रहा है, न्यूट्रल नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ A to Z रिपोर्ट किया और उसी वक्त रिपोर्ट किया है और इसी तरह रिपोर्ट किया जिस तरह हम आज रिपोर्ट कर रहे हैं। जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी की जो स्पीच थी ये 21 जुलाई 2018 की या इसके राउंड अबाउट थी, तब से लेकर आज तक आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, हमेशा से आवाज उठाई है और हम वाहिद हैं। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, हम वाहिद थे। ये 30 या 31 जून 2021 को जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब की रिटायरमेंट थी, उनको बाल छोड़ चुकी थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी मतलब वो बात करते थे लेकिन साथ इस तरह नहीं थे, हम फिजिकली उनके साथ थे और उनकी एक ही जगह उनकी जो रिटायरमेंट की जो तारीख थी उनको हमने सेलिब्रेट किया था, वो जस्टिस सिद्दीकी की, वो मैं प्रेसिडेंट था, हमने ऑर्गेनाइज किया था यहाँ एक मुकामी होटल में। तो ये बात मुझे समझ नहीं आती कि मुस्लिम लीग नून के लोग और पीटीआई के लोग, दोनों को मैं कहूँगा, वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ गलत हुआ ना वो तो गलत था, लेकिन जो खान साहब के साथ गलत हो रहा है वो नहीं, वो ठीक हो रहा है। अब जो पीटीआई वाले हैं उनकी भी यही हालत है, वो कहते हैं नहीं खान साहब के साथ तो गलत हो रहा है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है ना वो नहीं, उनके बहुत मामलात थे। वो मेरा ये मौक़िफ़ है, मैं आपको आज ये कह रहा हूं, ये दोनों जो हाई प्रोफाइल ट्रायल थे नवाज शरीफ साहब के और इमरान खान साहब के, मैंने खुद देखे हैं, खुद कवर किए हैं, A to Z कवर किए हैं और ट्रायल कोर्ट से लेकर अपीलों तक कवर किए हैं। दोनों में मुदाखलत थी, दोनों में हाई लेवल की मुदाखलत थी और है। अब जो है वो अगर कोई माने ना माने वो उनकी मर्जी है। बाकी जो सास बहू ये जो बातें कर रहे हैं, हम हर बात को क्रिटिसाइज करते हैं, हर उस एक्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, वो बेशक किसी के साथ ही हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 16 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस बने हैं, तो 17 सितंबर को मेरी तहरीर, इतनी तवील तहरीर थी जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस था, खुल के हमने उनके साथ सपोर्ट भी किया, बोलते भी रहे हैं। लेकिन अब जो है उनकी फैसले आ रहे हैं, उन पे अगर वो फैसले दुरुस्त नहीं है, मतलब मेरी नजर में फैसला जब आज पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है तो आप खुल पे उसके बात कर सकते हैं। तो मैं एज ए कोर्ट रिपोर्टर देख रहा हूं उनका फैसला दुरुस्त नहीं है तो मैं उसके खुल पे तनकीद करता हूं। अब उस तनकीद को आप ले जाएं कि नहीं वो किसी के साथ एफिलेट है। जस्टिस बाबर सत्तार एक आजाद मनश नडर जज हैं और वो काबिल जज हैं। अगर उनके हक में, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात, जस्टिस बाबर सत्तार की मुखालफत पीटीआई गवर्नमेंट ने की थी और उस वक्त की जो अपोजिशन जमातें थी उन्होंने खुल के उसकी हमायत की कि जस्टिस बाबर सत्तार को जज लगाया जाए। ठीक है, रिकॉर्ड की बात है, बिल्कुल सही। सत्तार, एक और बात, जस्टिस बाबर सत्तार वो हैं, जब जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस आया तो सबसे पहले वो उनके वकील थे, वो पेश हुए। तो इसलिए आखिरी सिर्फ बात कि जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से जो कैंपेन है, जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से जो उनकी डॉक्यूमेंट्स, जो उनके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो पब्लिक किए गए हैं, लीक किए गए हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, मैं ये समझता हूं हाई कोर्ट को अलग से उस हवाले से कार्रवाई करनी चाहिए कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट या नादरा आज कहा गया सुप्रीम कोर्ट में, उनका डायरेक्ट लिंक है, तो किसने ये लीक करवाए हैं। तो इसलिए इन जजेस को जो रिपोर्ट करते हैं या जजेस जो फैसले कर रहे हैं बड़े अहम केसेस के, उनकी जो है वो टांगे खींचने की बजाय उनको काम करते रहने चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ठीक है, उनकी इंडिपेंडेंस में उसमें किसी किस्म की रुकावट जो है नहीं आनी चाहिए। साकिब साहब बड़ी अहम बात की आप, बाबर सत्तार साहब का जिक्र कर रहे हैं, जैसे बाबर सत्तार की दस्तावेज लीक होने की बात है, आप क्या समझते हैं? जुबैर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या वजह है कि अदालत ने इस पर ना तो कोई इंक्वायरी का हुक्म दिया, ना कोई रिपोर्ट के हवाले से कुछ कहा गया है, क्या वजह है कि इस पर अभी तक सूरत हाल मजीद प्रोसीड नहीं कर पाए? देखें, एक कमेंट मैं करना चाहूंगा, ये जो सास कोर्ट की मिसालें अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग देते हैं, लेकिन इसी सास कोर्ट का ताना जिन जजेस साहिबान के ऊपर हम देते हैं, उन्हीं जजेस साहिबान ने कासिम सूरी की रूलिंग को जो है वो गैर आईनी करार दिया और शहबाज शरीफ की जो पीडीएम हुकूमत है वो तश्कील में आई।
तो 16 महीने जो हुकूमत बनी है वो उसी अदालतों की मरहून मिन्नत है और उन्हीं ने वो एक फैसला दिया और मेरे ख्याल से वो फैसला दुरुस्त था, क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो उनकी रूलिंग थी वो रूलिंग दुरुस्त नहीं थी और तहरीक आदम एतमाद के हवाले से, तो वो फैसला उस वक्त तो वो कबूल है। अगर कोई सियासी अगर किसी को मुखालफत में फैसला आता है तो वो उसके ऊपर तनकीद की जाती है और जातियात के ऊपर हमले किए जाते हैं। तो साकिब बशीर साहब ने भी जिस तरीके से बात की, तो हमें कम से कम तनकीद करते हुए अपने अल्फाज के चुनाव जो है वो दुरुस्त रखने चाहिए और बहैसियत सहाफ़ी किसी के ऊपर हम ये तनकीद ना करें कि आपको उस वक्त नजर नहीं आ रहा था और आज आपको नजर आ रहा है, उस वक्त भी उसी तरीके से हमें ये मुदाखलत नजर आ रही थी, उसके ऊपर भी बात कर रहे थे और आज भी जो मुदाखलत हो रही है उस पर भी बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में जस्टिस बाबर सत्तार जैसे जजों के ऊपर अगर तनकीद की जा रही है तो फिर सवाल ये उठेगा कि हमें किस तरह के जजेस चाहिए। क्या हमें इस मुल्क में जस्टिस मुनीर जैसे जजेस की जरूरत है ताकि इंसाफ की जो इस वक्त हमारी जुडिशियल जो सिस्टम की जो रैंकिंग है वो उससे हम खुश हैं? क्या हमें जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जैसे जजेस चाहिए? क्या हमें जो पनामा के जो 5 जजेस थे उन तरह के जजेस चाहिए कि जिनके जो फैसले हैं वो मुतनाज़ा हैं? जस्टिस बाबर सत्तार जो है उनके ऊपर तनकीद करना जो है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब के ऊपर तनकीद करना ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जब चीफ जस्टिस थे उनके ऊपर बाकायदा मुहिम जो है वो उनके खिलाफ चलाई जाती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने उस मुहिम के खिलाफ ना FIA को ये हिदायत की कि वो नोटिस जारी किए जाएं, ना उनके ऊपर कोई उन्होंने कार्रवाई की है। अनफॉर्चुनेटली इस मामले में जिस तरह आज जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने ऑब्जर्वेशन दी है केस में, तो सारी वो दस्तावेजात जो है वो लीक हुई है, वो प्राइवेट डेटा उनकी फैमिली का लीक हुआ है जो गवर्नमेंट के पास है, जो नादरा जो FIA इमिग्रेशन के पास है वो लीक हुई है। तो इसका मतलब है कि ये सारी जो मुहिम है ये कहीं ना कहीं स्टेट या हुकूमत के पास है, लेकिन बात वही है कि हुकूमत के पास इतना इख्तियार नहीं है। हुकूमत बेचारी तो एक मोहसिन नकवी के हाथों ये अलगमाल बनी हुई है, वो क्या जजेस को कोई दबाव में डाल सकते हैं या उनसे कोई फैसले करवा सकते हैं? इन हुकूमतों की तो कोई औकात नहीं है। ये हुकूमतें तो इन्हीं अदालतों के जरिए जो है ना वो चंद सेकंड में बरतरफ हो जाती हैं। तो हमें इस वक्त सियासी जमातों को भी ये सोचना होगा कि क्या इस वक्त अगर आपने उन लोगों की प्रोटेक्शन करके अदलिया के और जजेस के ऊपर तनकीद करके ये सिलसिला जो है इसको बंद नहीं करना, तो फिर कल को यही लोग जो है वो इन्हीं अदालतों को सहूलतकार बनाकर आपके खिलाफ जो है इस्तेमाल करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से ज़ेर एतवाब है, माजी में मुस्लिम लीग नून रही है, उससे पहले पीपल्स पार्टी रही है और ये सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार जैसे जजेस को सलूट करना चाहिए कि उन्होंने एक बंद बांधा है, वो खड़े हुए हैं, उन्होंने स्टैंड लिया है। जी, उन्होंने स्टैंड लिया, एक बात की है। यकीनन आपका पॉइंट आ गया जुबैर साहब, आपका पॉइंट आ गया, बड़ी अहम बात आपने की। स्टैंड नहीं ले सकता, सिस्टम को इतना तगड़ा बनाना होगा कि उस बंदे के साथ सिस्टम खड़ा रहे, फिर वो सिस्टम को बेहतर बनाए, सिस्टम को बेहतर, पर्सनैलिटीज की तरफ नहीं जाना चाहिए। जुबैर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। परवेज इंदिरा साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा इसी पे ही, जब जजेस के मामले की बात आती है और उनके फैसलों के हवाले से अगर वो फैसला हमारे हक में है तो फिर तो ठीक है, अगर वो हमारे खिलाफ है तो सियासी जमातों का एक रवैया है, उस पर तनकीद की जाती है, वो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि जुबैर साहब तो मेरे ख्याल में किसी अदालतों के तर्जुमान है। मैं जाहिर उनको उस तरह रिप्लाई तो नहीं कर सकता जिस तरह उन्होंने कहा। मुझे तो लग रहा था किसी लम्हे कह देंगे कि साकब जो बाबर सत्तार साहब है इनका पुतला बनाए और इस्लामाबाद के किसी चौक में लगा दें और आते जाते उनको सलूट करके जाए। भाई, यहाँ पर बहस हो क्या रही है? बाबर सत्तार साहब के पास एक दूसरे मुल्क का एक उनके पास वहां पर ग्रीन कार्ड है। बात तो ये हो रही है, आप इस पे बात करें ना, बताएं उनके फैसलों से मुझे क्या इतराज है। भाई, वो जज है जो फैसले कर रहे हैं, ठीक है, वो फैसला ठीक है या गलत है, तरीक खुद फैसला कर लेगी। इस पर आप देना कमेंट, क्या उनके पास दूसरे मुल्क का ग्रीन कार्ड है या नहीं है? यहां पर बात तो ये हो रही है, क्या उन्होंने बताया था? किसको बताया था? अच्छा, उस वक्त के जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब को बता दिया था? कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी, कोई उसका कोई पेपर होगा, कोई मेल होगी, कोई जमा करवाए होगी किसी अदालत में। भाई, अजीब बात है यार, आप उस पे सलूट मारी जाए, बनाए उसका पुतला लगाए इस्लामाबाद के किसी अच्छे से गवर्नमेंट जहां से 4-6 लाख बंदे रोज गुजर रहे हैं। मुझे क्या इतराज है? मुझे तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसके किसी फैसले से कोई नुकसान भी नहीं है।
जवाब इस बात का देना है मेरे भाई कि क्या उसके पास, बाबर स्टार साहब के पास एक दूसरे मुल्क का ग्रीन कार्ड है? और अगर कोई दूसरे मुल्क का शहरी है या ग्रीन कार्ड वाला है तो कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक वो किसी मुल्क का जज बन सकता है। उसके जो मफादात हैं क्या पाकिस्तान के साथ है या किसी दूसरे मुल्क के साथ, जहां पर उसने छुट्टियां गुजारनी है, जहां पर उसने अपने बच्चों को साथ लेके जाना है, जहां पर उसने बिजनेस करना है, जहां पर उसने बैंक से गाड़ी लेनी है, जहां पर उसने बैंक से पैसे लेकर घर खरीदना है। सवाल तो यहां पर ये है, लेकिन आप उस तरफ नहीं आ रहे, उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मुझे उनके फैसलों पर बताए जा रहे हैं कि उनके फैसले जो हैं वो अल्लाह माफ करे हदीसों के तौर पर लिखे जाएंगे कि बड़े कमाल के जज हैं जी, ओहो बल्ले कर दी। जो टीवी ते बहते सन उदों भी कमाल दे सन, हुण अदालत च बहते ने ते हुण भी कमाल दे। ठीक है, कमाल है, दोनों तरह से कमाल है, लेकिन उस पर पॉइंट पे बात की जाए। ठीक है, क्या उन्होंने बताया था कि नहीं बताया था? पॉइंट पे बात की जाए। यकीनन परवेज दिरस साहब, यही सवाल हो रहा है कि जो है वो इंक्वायरी के अहकाम जारी किए जाते हैं ना अदालत की जानिब से, वो नहीं हुए। जी 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 जुबैर साहब बोलिएगा प्लीज। संदेरा साहब का मसला ये है कि जिस तरह साकिब बशीर साहब ने पहले जब बात की तो उनके ऊपर उन्होंने ये अटैक कर दिया कि ये सियासी जमात के तर्जुमान है और कहा कि आप जो है वो एक मखसूस सियासी जमात को फेवर कर रहे हैं, आपको उस वक्त नजर नहीं आ रहा था। अभी मैंने अगर जस्टिस बाबर सत्तार की बात कर ली, मेरिट के ऊपर बात कर ली, वो डटे हुए हैं, वो खड़े हुए हैं, वो इस बात का फैसला भी आप करेंगे, इस बात का फैसला भी बात मैंने अगर ये बात कर ली, आप बात करें तो मेरिट पर और मैं बात करूं तो मेरिट पर नहीं। और दूसरी बात है कि मैंने साकिब भाई को कोई किसी पार्टी का, चलिए एक उनकी बात पूरी होने देना। परवेज साहब आपको कमेंट लेते हैं। मैंने उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं, साकिब साहब के बारे में मैंने ऐसी बात नहीं की। तर्जुमानी करनी होती है तो इनको इसीलिए हर दूसरा बंदा तर्जुमान लगता है। हमने यहाँ पे तर्जुमानी नहीं करनी। आज जो बातें ये लोग कर रहे हैं तो बताए ना फिर मेरे भाई, ग्रीन कार्ड होल्डर जज लग सकता है नहीं लग सकता, उन्होंने बताया नहीं बताया, ये ग्रीन कार्ड है या नहीं है, और अगर ग्रीन कार्ड है तो क्या उसको जज का हलफ उठाना चाहिए था या नहीं उठाना चाहिए था? तो फिर जो सियासतदानों की पगड़ियां उठाते हैं, जो सियासतदानों के अकामों पर, चले ठीक है, मेरे ख्याल में क्रॉस टॉक हो रही है, किसी को समझ नहीं आएगी। परवेज साहब दोनों का अलग अलग ले लेते हैं। परवेज साहब आपका भी, जुबैर साहब आपका भी वर्जन ले लेते हैं अलग अलग से। सत्तार की तैनाती हो रही थी, क्या ये मामला उसी वक्त सामने आया है जब जस्टिस बाबर सत्तार खड़े हो गए हैं? ऑडियो लीक केस में उन्होंने सारा कटा छटा खोल दिया है, पूरी अदालती निजाम को जिस तरीके से। परवेज साहब यकीनन आपका कमेंट आ गया है, देखें दीगर गेस्ट भी बैठे हैं वो कर दिया है। आप मुझे कह रहे हैं कि हम परवेज साहब का भी आ गया, जुबैर साहब का भी आ गया। जुबैर साहब प्लीज। हमें जुबैर साहब, हमें जजेस के तर्जुमान होने पर अगर आप ये बात कर रहे हैं तो हम किसी खुफिया एजेंसी की तर्जुमानी तो हमारे सर पे नहीं है ना। ये खुफिया एजेंसी का तर्जुमानी का टैग है, ये आप लोगों को मुबारक हो जाए। जुबैर साहब मेरे ख्याल में ब्लेम गेम से बाहर निकलकर थोड़ा हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं प्लीज। जुबैर साहब प्लीज, परवेज साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे आगे बढ़ने दें। मैं अब तो जुबैर साहब को, अब जुबैर साहब किसी खुफिया एजेंसी का इल्जाम लगा रहे हैं, अब जवाब तो देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि ये बात करके घर निकल जाए, ये जवाब लेकर जाएंगे। चले जुबैर साहब आप, परवेज साहब आपका भी लेते हैं, जवाब लेते हैं। जी जी ना, हिम्मत तो पैदा करें ना, बात तो सुने ना, हिम्मत तो पैदा करें। पानी लिए, पानी पिए। आप मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं किसी खुफिया एजेंसी का स्पोक पर्सन। चले अब जरा ये भी बता दें कि कौन सी खुफिया एजेंसी का मैं स्पोक पर्सन हूं, और जरा ये भी बता दें क्या वो कोई गैर मुल्की है या पाकिस्तानी है, जरा ये भी बता दें ताकि लोगों को पता लग जाए कि परवेज। मेरे ख्याल में परवेज साहब ये बातें पर्सनल हो गई हैं, हम टॉपिक से बाहर निकल जाएंगे। ये बिल्कुल ये एक क्रॉस टॉक वाली सिचुएशन पैदा हो गया। परवेज साहब जुबैर साहब हम इस पे मजीद भी बात करते हैं। मैं नाजरीन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, नाजरीन यहाँ पे एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात को कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले टॉपिक पे बात करते हैं। और मैं उमर साहब ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। मरियम नवाज साहबा जो वज़ीर आला पंजाब है उनके हवाले से पहले एक नारा था, आपके इल्म में है कि मोदी है तो मुमकिन है। मरियम नवाज ने ये नारा लगाया है, मरियम है तो मुमकिन है। क्या वो एक इंतहा पसंद भारतीय लीडर और जो वहाँ पे मुसलमानों के हवाले से जो कुछ कर रहा है वो दुनिया उसकी गवाह है, उससे मुतासर हो गई है? उमर दराज, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी ये सवाल आप ही से है, अगर आप
सवाल सिंसुर मेरा सवाल यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हवाले से कि वो एक नारा था जो इंडियन मोदी है कि मोदी है तो मुमकिन है, मरियम नवाज ये नारा लगा रहे हैं मरियम है तो मुमकिन है, क्या वजह है वहां से ये नारा उठाया गया, उनका स्लोगन उठाया गया, उनसे मुतासिर हो गई हैं या कोई और वजूहत है? देखिए, अभी ये कहना कि मरियम है तो मुमकिन है, ये कबल वक्त होगा। गो के कल एक बार फिर कल उनसे शायद इंटरेक्शन का मौका भी मिले। कल वो एक इवेंट करने जा रही है अस्पताल की इफ्तिताह के हवाले से। फिलहाल ये सारी की सारी मीटिंग्स हैं, मीडिया इंप्रेशन है, मुस्लिम लीग नून जो करने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मरियम है तो मुमकिन है, उसका जो अमली मुजाहिरा है वो हमने कल देखा कि कल पूरे लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर पुलिस मौजूद थी और दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर गाड़ियों को चेक किया गया। फिर हमने मरियम है तो मुमकिन देखा जीपीओ चौक के ऊपर, जब इस पंजाब और पूरे पाकिस्तान के लिए अनाज पैदा करने वाले किसानों के ऊपर पंजाब पुलिस कैसे चढ़ दौड़ी। फिर हमने मरियम है तो मुमकिन है देखा कि किस तरीके से गाड़ियों के अंदर उन किसानों को ले जाया गया। फिर हमने देखा कैसे उनका फिर पुलिस वाले एंड पे नारे लगा रहे थे कि हमने एहतजाज नहीं करने दिया। मरियम नवाज शरीफ साहबा से सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि जो जाती उनकी गंदम फरोख्त हुई है, क्या वो वाकई 3200 रुपए पे गई है या 3000 पे गई है या 3900 रुपए पे गई है, आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए, ये सारे कॉस्मेटिक किस्म के हम स्टेप्स कर रहे हैं, ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह आज काबीना के अंदर इजलास के बाद हमें बताया गया जी हम सब्सिडी देने जा रहे हैं। भाई, सब्सिडी की जरूरत नहीं है। आप हिम्मत कीजिए, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, कल बताइए कि आप गंदम प्रोक्योर क्यों नहीं कर रहे। आप नाम लीजिए निगरान हुकूमत के उस जिम्मेदार का जिसने गंदम इंपोर्ट की, और उसके बाद आप बताइए कि पंजाब के किसान जो सबसे बड़ा सूबा है, जहां पे सबसे ज्यादा काश्तकार हैं, वो सिर्फ लावारिस हैं, उनकी फसल तैयार हुई है, ये बारिश की वजह से हमारा नुकसान अलग है, लेकिन गंदम प्रोक्योर नहीं हो रही, वो आपके सामने है। इस तरह की और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। ये जी साफ सुथरा प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं जी, ये निगरान पैकेज है जी जनाब, ये रोटी है, इससे अभी चीजें नहीं होंगी। अभी लोगों को ग्राउंड के ऊपर पंजाब का जो सबसे बड़ा तबका है, उनको तो आप एहतजाज भी नहीं करने दे रहे। तो ये मरियम है तो मुमकिन है, हम उसको कैसे कह दें। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ा सा मरियम नवाज की हुकूमत को टाइम मिलना चाहिए। टाइम मिलने के 6 महीने के बाद हम देखेंगे कि जो चीजें शुरू की गई हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो ग्राउंड के ऊपर नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अभी जो नजर आ रहे हैं वो सारी के सारे एक इंप्रेशन के जरिए, मीडिया मैनेजमेंट के जरिए नजर आ रहे हैं। हम मरियम है तो मुमकिन को उस वक्त देखेंगे जब पंजाब के अंदर ऑपोजिशन सड़कों के ऊपर होगी, और उस ऑपोजिशन को क्या आप एहतजाज करने देते हैं, जो कि आप खुद करते रहे हैं। जो ठीक है, बिल्कुल सही है। यकीनन उनको भी ये आज़ादी इज़हार का मौका मिलता है कि नहीं मिलता, और यकीनन ये जो एक्शंस है, इस हवाले से मैं अली मुस्तफा साहब आपकी जानिब आऊँगा। सोशल मीडिया पर भी ज़ाहिर है बड़ी एक्टिव दिखाई देती हैं वज़ीर आला पंजाब, और जिस किस्म के ये ऐलानात सामने आ रहे हैं या स्लोगन सामने आ रहे हैं, तो इससे ये लगता है कि वो मीडिया में और बिलखुसूस सोशल मीडिया में भी इन रहती हैं। क्या ये उनके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है? पता नहीं उनको और कितनी और वर्दियां पहननी पड़े अपनी प्रोजेक्शन को और मुस्बत दिखाने के लिए दुनिया के सामने। आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, टिकटॉक के ऊपर तो हम जानते हैं मकबूलियत करने की कोशिश होती है ना, बट इवेंचुअली बात आपने शुरू की थी मोदी है तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी साहब 2013 में वजीर आजम हिंदुस्तान बने, और पिछले 11 साल में उन्होंने हिंदुस्तान की मईशत का, सियासत का नक्शा बदल दिया। हाँ, वो इंतहा पसंद जरूर हैं, मुसलमानों के खिलाफ भी उन्होंने हाल ही में आके बात की कि घुसपैठिए बैठे हुए हैं ये हिंदुस्तानी मुसलमान, ऐसी चीजें। मसला वो नहीं है, ये माल उधर बिकता है हिंदुस्तान में, मगर इस माल के साथ साथ उन्हें प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी की हम बात करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स अमेरिका के अंदर compete करते हैं, और दूसरी तरफ है हमारे पास नीपो बेबी मरियम नवाज शरीफ, जिनके वालिद, वो वालिद का नाम लेती हैं, निगहबान के जो रमजान पैकेज के ऊपर उन तस्वीरें भी लगवा दी थी अपने वालिद की, और लेगेसी बेसिकली कि वो वालिद के बगैर तो उनकी हकीकत नहीं है। अब अपना अब वो कुछ और लिबास ओढ़ना चाह रही हैं, प्रोजेक्शन देना चाह रही हैं, वर्दियां चढ़ा के, ये सब कुछ करके और स्लोगन्स चोरी करके। बट इवेंचुअली, जिस तरह उमर दराज बात कर रहे थे, इवेंचुअली लोग आपकी परफॉर्मेंस और उनकी जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, आपकी कयादत का या रूल का, उस पे आपको जज करेंगे। स्लोगनियरिंग, पापा, परी, मोदी है तो मुमकिन है, मरियम है या नामुमकिन है, इन चीजों पे आपको जज नहीं करेंगे।
ठीक है, आपका पॉइंट आ गया इस पे। परवेज सदर साहब, इस पे मैं आपका कमेंट चाहूंगा। वज़ीर आला पंजाब जो है, जाहिर है वो रोजाना दौरे करते हुए दिखाई दे रही हैं, खबरों में भी जाहिर है उनको रहना है, वो वज़ीर आला है पंजाब की, लेकिन जो प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने की बात की जा रही है उस पर खासी तनकीद की जा रही है, और फिर जिस तरह के वो सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई देती हैं, उसके हवाले से कितनी हद तक लोगों की जिंदगी पर, उनकी अपनी शख्सियत पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, सोशल मीडिया पर वो जो दिखा रही होती हैं, क्या वो हो नहीं रहा होता? अगर सोशल मीडिया पे वो दिखा रही है, वो किसी हॉस्पिटल में गए हैं, तो क्या वो उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद नहीं होती? अगर सोशल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि वो तंदूर पर गई हैं और तंदूर पर जाकर रोटी की प्राइस पूछ रही है और मेक श्योर कर रही है कि रोटी 16 रुपए की बिक रही, तो क्या उस वक्त वो तंदूर पर मौजूद नहीं थी? इसके अलावा अगर किसी सड़क पर जाकर वो बता रही है कि ये सड़क कंप्लीट हो रही है, उसका इब्तिदा कर रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त वो सड़क पर मौजूद नहीं है? देखिए, आदत पड़ी हुई है पंजाब के बासियों को 4 साल बुजदार की। अब इनको चाहिए एक गूंगा वजीर आला जो ना घर से निकले, ना बाहर जाए, ना कुछ करे, लेकिन अब बदकिस्मती से मरियम नवाज है। और देखिए, मोदी जो है उससे लाख इतलाफात किए जा सकते हैं, बहसीयत पाकिस्तानी शायद उसको पसंद करना मेरे लिए मुमकिन ना हो, लेकिन इस हकीकत से तो आंखें नहीं चुराई जा सकती ना कि गुजरात के वजीर आला से लेकर वजीर आजम बनने तक वो मुल्क को कहां से कहां ले गया। तो अगर ये स्लोगन है, मरियम है, तो मुमकिन है, तो उसमें क्या गलत है? क्या 2 महीने की कारकर्दगी इनफ नहीं है इन दोस्तों के लिए कि मरियम नवाज अगले 5 साल में क्या करने जा रही हैं? और जो वो देखिए, 2 महीने में कभी हुआ है कि आपने असेंबली में तकरीर की हो वजीर आला की कि मैं 2 महीनों में ये काम करूंगी और 2 महीनों में वो काम हो जाए? फर्ज किया कि अगर मुख्तलिफ जगहों पे वाईफाई के हॉटस्पॉट लग रहे हैं लोगों के लिए, तो क्या 2 महीने में वो नहीं लग रहे? चले उस पे तो जैसे अभी उमर ने कहा है कि मजीद टाइम भी देना चाहिए, टाइम भी देना चाहिए उनको कि जो ऐलानात कर रही हैं उस पर प्रैक्टिकली कितना अमल दरामद हो सकता है। मैं इस पे मैं आपसे जुबैर साहब पहले आपसे जानना चाहूंगा, इसी पर आपका कमेंट, बड़ा शॉर्टली कमेंट चाहूंगा, वक्त हमारे पास बड़ा महदूद रह गया। एक बात पे संदेला साहब से मुतफिक हूँ, वो ये है कि जिस तरह आपने भी सवाल में कहा कि नरेंद्र मोदी जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर पेश करते हैं, मेरा ख्याल है कि वहां भी नफरत बिकती है, हमें यहाँ भी नफरत नहीं बेचनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की जो इकदामात हैं वो अपनी एक्सट्रीमिज्म उनकी अलग है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को स्टेबल किया है और उसकी इकोनॉमी इस वक्त साउथ एशिया में सेकंड जो मोस्ट ग्रोथ की इकोनॉमी है वो चाइना के बाद हिंदुस्तान की है, तो हमें इस तरीके से अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं या आप दुश्मन मुल्क कह लें, उनको इस तरह कह के नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उनके साथ मुकाबला हमें जो है उसी मैदान में करना चाहिए। तो उसी मैदान में करना चाहिए। चलें, आप एग्री हो गए तो यकीनी तौर पर यही बात है। मैं साकिब साहब इसी पे आपका कमेंट चाहूंगा, सिर्फ स्लोगन उठाना चाहिए या जो पॉजिटिव इकदाम किए गए हैं उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए? मेरा ख्याल यह कि अभी वो वज़ीर आला बनी है, 1-2 माह हो गए हैं, तो स्लोगन उठाएं, इक़दामात करें, इवन मैं कहता हूं कि वो मीडिया कैंपेन करें या जो भी करें, इन चीज़ों को कहीं सोशल मीडिया पे उस पर तनकीद तो कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी कारकर्दगी को जांचना, उसके लिए टाइम डेफिनेटली 6 महीने साल जो है वो टाइम उनको चाहिए होगा। पहली दफ़ा वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रही हैं, सबसे बड़ा सूबा है और उस सूबे में बहुत ज़्यादा चीज़ें करने वाली हैं, उनकी कारकर्दगी जो है वो डेफिनेटली पब्लिक जो है यही चाह रही है कि वो कुछ ना कुछ डिलीवर करें, उनको डिलीवर करेंगी। उन पे 6 महीने या साल के बाद डेफिनेटली खोल के बात भी हो सकेगी कि वो डिलीवर कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत करता हूँ। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।